स्लाइड शो हो रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Now, introduction to the linear programming. First point is linear programming is a problem solving approach that has been developed to help managers to make decisions. जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये बिजनेस लेवल का काफी यूज किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब ये भी एक टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें जो आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग है ये यूज किया जाता है। टू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दैट हैज बीन डेवलप्ड टू हेल्प मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस, हम ऐसा करते हैं ताकि वो मैनेजर्स कुछ डिसीजंस ले सके। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ रिसोर्सेस होती हैं। रिसोर्सेस यहाँ पर हमारे मनी हो सकता है, मैन पावर हो सकती है, मटेरियल, मशीन्स हो सकती हैं, ये हमारे रिसोर्सेस कहलाते हैं। और ये जो रिसोर्सेस होते हैं एक लिमिट में होते हैं, लिमिट में कि हाँ इतना ही हमारे पास इतना पैसा है, इतनी मेरे पास मैन पावर है, इतना मटेरियल और इतनी मशीन्स है। हमको इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके अपने चीजों को, अपने प्रोडक्ट को तैयार करना होता है और फिर उसे मार्केट में सेल करना होता है ना। तो हमारा यहाँ पर जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को इन रिसोर्स के जरिए मिनिमाइज करें और प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और फिर जब हम सेल करें तो फिर हम जो सेल करते हैं उस सेल को हम प्रॉफिट गेन करें, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। मींस इस तरीके का वर्किंग यहाँ पर होती है, इस तरह, है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए, दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मैथमेटिकल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कह रहा है कि ये एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जहां पर जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको हम किस तरीके से एलोकेट करें ताकि वो मेरे पास अवेलेबल भी रहे और एकदम से खत्म भी ना हो, और जितना मेरा काम हो उतना हम उनको दे सके। समझ में आ गया? अच्छी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा उसको वर्किंग के लिए दे दें और बाकी अपनी, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ खत्म कर दें, हम थोड़ा सा दें, उससे मेरी वर्किंग हो, फिर उसे रिलीज करके दूसरे को दें। तो यही कहलाता है आपका ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑब्टेनिंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। साथ में ये भी बहुत जरूरी है उन रिसोर्सेज को यूज करके हम एक अपना ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे कि क्यों हम भाई ये जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं इनको तो हम भाई, आप मान लीजिए कोई भी चीज हम अनलिमिटेड नहीं बोल सकते। हम कहेंगे भाई हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, 100 मैन पावर या लेबर है हमारे पास, और मेरे पास करीबन 10 टन के बराबर मटेरियल है और मेरे पास कम से कम 50 मशीन्स हैं। इनमें लिमिटेशंस है इन रिसोर्सेज की। तो हमको इनको इस तरीके से यूज करना है ताकि ये ऑप्टिमम भी हो और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर के वो भी हम प्रॉपरली अचीव करें। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, अभी आपको थोड़ा थ्योरी, एक्चुअली थ्योरी इसकी यही है, जब मैथमेटिक्स आप समझेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। नाउ, component of the linear programming model, there are basically 3 components. The first is the decision variable, second is environment parameter, and third is the result variable. ये आपके थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं, बट जब हम मैथमेटिकली इनको या वर्क करते हैं तो ये कहलाते हैं आपके बेसिकली तीनों चीजें। जैसा कि पहला डिसीजन वेरिएबल, मतलब डिसीजन वेरिएबल ही है। दूसरा द एनवायरमेंट पैरामीटर इज द कंस्ट्रेंट्स। एनवायरमेंट पैरामीटर्स मींस कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मींस होता है कंडीशंस, ठीक है। एंड लास्ट द रिजल्ट वेरिएबल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। रिजल्ट वेरिएबल इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। The objective function can be obtained through the decision variables and constraints. जो आपके ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं और ये कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस होती है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन्हीं के थ्रू तैयार किया जाता है। मींस अब हम बात करते हैं जैसे डिसीजन वेरिएबल्स क्या, तो जो आप वर्ड प्रॉब्लम्स में अपने एज के लिए, फादर या सन के लिए जो वेरिएबल कंसीडर करते थे उन्हीं को हम डिसीजन वेरिएबल यहाँ पर
बोलते हैं। कहने का मतलब ऐसा वेरिएबल या उस वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी कौन सी चीज है जो अननोन है, जो आप नहीं जानते, वही अननोन चीज आपके लिए डिसीजन वेरिएबल बनती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट मींस कंडीशंस ऑन द रिसोर्सेज। हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास रिसोर्स की लिमिट होती है कि हाँ इतने ही रिसोर्स है। इट मींस जो हम कंडीशन बनाएंगे, भाई हमको अगर मान लो कहिएगा हमको अपनी कंपनी को प्रॉफिट कराना है और हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम अपनी रिसोर्स के अकॉर्डिंग ही उसके प्रॉफिट बता सकते हैं कि भाई इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो इतनी ही है जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। जितनी अवेलेबल है उतनी ही मैक्सिमम है, भाई जितनी अवेलेबल है उतनी ही मैक्सिमम है, तो या तो हम उससे कम कर लें या फिर उतने तक, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिट भी सेट होगी पहले से कि अगर हम ये सारी रिसोर्सेज एक साथ इस्तेमाल कर ले तो इतना ही मैक्सिमम कमा पाएंगे, इसके ऊपर नहीं। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ये आपका डिसीजन वेरिएबल्स और इन कंडीशंस पे, कंडीशंस ऑलवेज रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन कंडीशंस को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल वही वेरिएबल जैसे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम में यूज करते थे वो डिसीजन कहलाते हैं। तो इन्हीं दोनों के जरिए आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वो फंक्शन है जो आप कंपनी के लिए तैयार किया है कि मेरा ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसे मुझे कंप्लीट करना है। ठीक, नाउ मेथोडोलॉजी यूज्ड इन एलपीपी। क्या मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ एलपी प्रॉब्लम। एलपी प्रॉब्लम का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एवरी एलपीपी, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इज कंपोज्ड ऑफ, जो भी प्रॉब्लम होती है वो केवल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज डिसीजन वेरिएबल, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड इज कंस्ट्रेंट्स। इन्हीं 3 को मिला करके एक आपकी एलपीपी प्रॉब्लम तैयार होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमाइजेशन। Linear programming attempts to either maximize or minimize the value of objective function. Obviously, optimization का मतलब ये नहीं होता है कि always maximum, no, minimum भी। Optimization means किसी चीज को मुझे मिनिमम भी हो सकता है और उसकी मैक्सिमम भी हो सकती है। देखो कैसे, अगर हम ये बोले कि आपको प्रॉफिट कमाना है किसी कंपनी को, तो उसे क्या करना होगा, उसको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमम करना होगा, तभी जाकर के वो कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगी। तो यानी कि एक ही वर्डिंग है ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि अगर कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो उसको अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमम रखना पड़ेगा। तो जब वो मिनिमम जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आने लगेगा। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। वही कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग अटेम्प्ट्स टू आइदर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे वो या तो मिनिमम होएगा या तो फिर मैक्सिमम, इज डिपेंडेंट ऑन द एलपीपी प्रॉब्लम। अगर उसने कहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। अगर उसने कहा कि नहीं कंपनी का प्रॉफिट हमें मैक्सिमम करना है तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम की ओर अप्रोच करेगा। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन express the rate at which the value of objective function increases or decreases। ठीक है, देखिए ये जो कॉस्ट कोफिशिएंट होता है ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ इंक्लूड होता है। कॉस्ट जैसा कि नाम ही इसका कॉस्ट है यानी कि रुपीस, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ ऐड किए जाते हैं और इनका काम ये होता है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या फिर इसे डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब मैक्सिमाइज करेगा और मिनिमाइज करेगा। ठीक है, ये फोर्थ, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है? द मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इज परफॉर्म्ड सब्जेक्ट टू द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। हमने आपको अभी जस्ट पहले डिस्कस किया कि ये कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस होती हैं बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। तो अगर हमारा
ये मतलब मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन के टाइप हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं कंस्ट्रेंट्स पर, मतलब हमारे पास क्या रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास बहुत कम रिसोर्स है तो हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसको, और अगर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है तो ऑब्वियसली हम उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मिनिमम होना चाहिए हमारा, और अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम फिर ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये वही बता रहा है कंस्ट्रेंट कि द मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इज परफॉर्म सब्जेक्ट टू ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जो आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग। So, therefore, LP can be defined as a constraint objective problem, optimization problem. तो जो LP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग होती है कैन बी डिफाइंड एज कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मींस कंडीशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कंडीशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नाउ फिफ्थ, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स। The coefficients of constraint variables are called as the input output coefficients। ठीक है, जो आपकी कंस्ट्रेंट्स होंगी या कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के साथ जिन कोफिशिएंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स बोलते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो कोफिशिएंट्स इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कॉस्ट कोफिशिएंट्स बोलते हैं। यह डिफरेंस है दोनों में, और दोनों ही चीजें एक लीनियर इक्वेशन होगी। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो भी लीनियर इक्वेशन की तरह होगा, और जो कंस्ट्रेंट या कंडीशन होंगी वो भी आपकी लीनियर इक्वेशंस ही होंगी। ठीक है, दे इंडिकेट द रेट एट विच द गिवन रिसोर्सेस इज यूनिटाइज और एम्प्टी। मतलब कह रहा है कि ये इंडिकेट करता है कि एक रेट जिसमें कि आपको वो रिसोर्स पूरी तरीके से मिलेगी, अदरवाइज फिर एकदम खाली हो जाएगी, एम्प्टी। यूनिटाइज होकर के मतलब आप कुछ बन सकते हैं मिल करके, अदरवाइज वो रिसोर्सेज आपकी पूरी की पूरी एम्प्टी खत्म रहेंगी। ठीक, लास्ट पॉइंट, कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज मींस द कैपेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज आर गिवन इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। जो आप लीनियर कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी जाएगी वो कैपेबिलिटी कहलाएगी या अवेलेबिलिटी कहलाएगी उस पर्टिकुलर रिसोर्स की। मींस वो आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स मेरे पास इतनी ही अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका हमेशा कंस्ट्रेंट या कंडीशंस की इक्वेशन के राइट साइड लिखा होगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी अब ये थ्योरी है, अभी इसके जस्ट आगे अब आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिखा रहे हैं आपको कि क्या होता है। नाउ सी दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लुक्स लाइक दिस, ऐसे देखिए। सबसे पहले ऊपर देखिए लिखा है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड। जेड इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक जाएगा। वेयर c1 एंड c2 आर द कॉस्ट कोफिशिएंट। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ वो कोफिशिएंट इस्तेमाल किया जाता है वो ऑलवेज कॉस्ट कोफिशिएंट होता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये रुपीस में कन्वर्ट कर देता है किसी चीज को। c1 c2 दीज आर द कॉस्ट कोफिशिएंट, मतलब कोई वैल्यू, कोई रुपए या उसमें इसको ये कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको कॉस्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये आपकी वही कंस्ट्रेंट या कंडीशंस हैं जो लीनियर फॉर्म में लिखी जाती है। देखिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन लेस देन और इक्वल्स टू b1। नीचे पढ़िए, मैंने लिखा है aij, मतलब ये aij आर द इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो कंस्ट्रेंट या कंडीशंस की इक्वेशन लिखी जाती हैं उसके साथ जो कोफिशिएंट्स यूज किए जाते हैं उनको हम इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे ये a11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, a11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और नीचे वाला a21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बस ऐसे ही पढ़ने का तरीका है, अदरवाइज बाकी ये कोफिशिएंट्स ही कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इन
कंडीशंस के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है वो कैपेबिलिटी बताती है। देखिए यहाँ लिखा है बी आई, आई यहाँ पर 1 2 3 4 से डिनोट किया जाएगा। बी आई इक्वल्स टू कैपेबिलिटीज राइट हैंड साइड, ये हमने आपको बताया था कि कैपेबिलिटीज बताएगा आपकी रिसोर्सेज की। अब साथ ही साथ ये जरूरी नहीं है कि ये ऑलवेज इक्वलिटी को शो करे, नो, कभी कभी ये आपको नॉन इनइक्वलिटीज भी दिखाएगा। जरूरी नहीं कि इक्वलिटी हो, इनइक्वलिटीज भी होंगी। मींस इक्वल्स के साथ साथ लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू, कुछ भी हो सकता है। भाई हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब वो रिसोर्सेज मैक्सिमम हमें पता है 10, यानी कि अब हम 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हीं के हिसाब से लेस देन और इक्वल्स टू के साइन यहाँ पर लगाए जाते हैं। And the last x1 comma x2 and so on is greater than or equals to 0. नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, कहने का मतलब ये जो आपके x1 x2 हैं ये आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं। मैंने देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्स जे इक्वल्स टू डिसीजन वेरिएबल, यही जो आपके x1 x2 हैं ये आपके डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं और ये वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज कभी भी निगेटिव नहीं होगी। एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे सपोज एक सेब आप खरीदने गए मार्केट में और आपको एक सेब चाहिए, उसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, तो 20 सेब की कीमत कितनी हुई सर? 200। कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई 20, यही तो किया आपने, ठीक है। अब मतलब आपको कैसे आपने इस तरह से निकाला, समझने के लिए आपको ये पता था कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए थी, आपको ये पता था कि आपको 20 सेब चाहिए थे, 20 क्वांटिटी आपको पता थी। तो ये जो आपके x1 x2 होते हैं एक्चुअली यही होते हैं डिसीजन वेरिएबल, मतलब अननोन जो नहीं पता है आपको, वही चीजें आपको यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ती हैं और जिनकी आपको क्वांटिटी नहीं पता। जैसे यहाँ पर आपको क्वांटिटी पता थी 20, है ना। अगर हम मान लो तुमसे ऐसे बोले एक सेब की कीमत 10 है, तो फिर x2 सेब की कीमत क्या होगी, तब क्या करोगे? सर उसके लिए x2 का जानना जरूरी है। 20x2। हाँ, आप क्या लिखेंगे? 10 इंटू x2, बस x2 कोई भी हो, हमसे क्या मतलब है, वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल है। हमने बोला कि अगर एक सेब की कीमत 10 है तो x2 सेब की कीमत कितनी होगी, तो आपने क्या किया 10 मल्टीप्लाइड बाय x2। अब x2 की जो वैल्यू होगी, ये जनरल इक्वेशन तो यही हुई ना, मतलब जनरल फार्मूला यही हुआ कि अब आप x2 की वैल्यू को बदलते जाइए, आपको उतना हमेशा मिलता चला जाएगा, तो ये जनरल फार्मूला हो गया। तो यही जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं x1 x2, ये वही होते हैं जो कि आपके डिसीजन देते हैं एग्जैक्ट, तो हम इनको वेरिएबल समझ के यूज करते हैं यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बस ऐसी ही प्रॉब्लम आती है आपको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो मेरा पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहां पर हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दी होगी हम उसे केवल मैथमेटिकली फॉर्मेट करेंगे, मतलब फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? हमारा काम है उसे केवल एक मैथमेटिकल फॉर्मेट जो हमने आपको ऊपर दिखाया उसमें हमें कन्वर्ट करना है, उसी फॉर्मेट में उसको, ठीक है। हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व अलग तरीके से होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इतना ही करने का कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा सॉल्व दिस LPP या फॉर्मुलेट दिस LPP। फॉर्मुलेट का मतलब होता है उसे मैथमेटिकल मॉडल की तरीके से कन्वर्ट कर देना लीनियर इक्वेशन में। ओके, समझ में आ गया? हाँ, यस सर। अब देखिए, ये एक प्रॉब्लम दी है, प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम। ये एक प्रोडक्शन है जिसका एलोकेशन करना है, उसकी प्रॉब्लम है। देखिए पढ़ते, आप भी पढ़िए, देखिए हम पढ़ते जा रहे हैं। ए फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, एक फर्म है जो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। दीज प्रोडक्ट्स आर
देखिए, a firm produces 3 products. These products are produced on 3 different machines. एक फर्म 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और इन प्रोडक्ट्स को 3 मशीनों पर भी बनाती है। ये भी बात है, 3 मशीनों पर बनाती है। फिर कह रहे द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट, मतलब हर एक प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने में कितना समय लगता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट एंड द डेली कैपेबिलिटी लाइटर मेरा तूने कल गायब किया था ना। ये कौन बोल रहा है? तुझसे 25 शाम को देख, मैं कल इसे बोल गया था तुझसे भी शाम को 25 सुमित माइक ऑफ करो। सुमित, हम तुमको यहाँ से भी बाहर निकाल दूंगा 1 मिनट में। हम ये चाह रहे थे कि ले ही आए। कल फोन कर देते यार भाई, फोन कर लेते। और हम इससे कह रहे थे कि फोन कर लेने चाहिए भाई को। किसी को फोन ही नहीं किया, कल रात को इनके इंतजार में बैठे रहे। इन्होंने रात को 11 बजे कहा कि भाई हम सुबह आए। अरे कल रात में भाई तुम्हारी गली से मैं 11:30 बजे तो मैं यहाँ ही से निकला हूँ। अबे मैं खुद रात में 11:30 बजे घर गया हूँ। सुमित, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है? बता दी, मैं पंडित के साथ घूम रहा था। नीलेश का फोन आ रहा है, मेरी वो चल रही है, क्लास चल रही है। हाँ उनका माइक ऑन हो गया, वो भूल गए माइक ऑन करके। फोन कर रहा था। आ जा रहा हूँ अजय। मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग फिर आराम से बातें करते रहिए। कौन है ये सुमित सिंह? चला ले, 2-3 फूंक लग गया ठीक, उसके बाद हम फूंके में मीटिंग में घुस जाएंगे। कैमरा पूरे से कल सेंड किया, इसके भरोसे ना रहा करो भाई। अपने रात को मैंने इसको 10 बजे फोन किया, कह रहा भाई ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सबको स्लाइड शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, a firm produces 3 products, है ना, and these products are produced on the 3 different machines. ये आपके प्रोडक्ट 3 डिफरेंट मशीन्स पर भी आप मतलब इनको प्रोड्यूस किया जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने के लिए कितना समय कौन सी मशीन लेती है वो भी आपको इस टेबल में दिया हुआ है। एंड द डेली कैपेबिलिटी ऑफ 3 मशीन्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। मींस एक मशीन डेली कितना समय तक वर्क कर सकती है वो भी आपको दे रखा है। ठीक, अब हम इस टेबल को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, पहला कॉलम मशीन का है, दूसरा आपका तीनों प्रोडक्ट्स का है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3, और टाइम भी दे रखा है पर यूनिट, वो भी मिनट्स में, मतलब आवर भी नहीं है, मिनट में दे रखा है। इधर थर्ड कॉलम दिया है मशीन कैपेसिटी आपकी कितनी है, वो भी कितने मिनट्स पर डे ये वर्क करेगी मैक्सिमम। ठीक है, इतने इससे ज्यादा मशीन नहीं चलेगी। अब ध्यान से इस टेबल को पढ़ते हैं। देखिए, M1 जो मशीन है वो प्रोडक्ट 1 के एक पीस को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है। प्रोडक्ट 2 के एक पीस को बनाने में 3 मिनट का समय लेती है। प्रोडक्ट 3 के एक पीस को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है। ठीक, अब बात करते हैं मशीन 2 की, जो कि प्रोडक्ट 1 के एक पीस को बनाने में 4 मिनट का समय लेती है। प्रोडक्ट 2 को नहीं बनाती, दैट मींस नो, प्रोडक्ट 2 ये मशीन नहीं बनाती है। प्रोडक्ट 3 का एक पीस बनाने में 3 मिनट का समय लेती है। अब मशीन 2 सेकंड मशीन आपकी। अब बात करते हैं थर्ड मशीन की, जो कि प्रोडक्ट 1 के एक पीस को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है। प्रोडक्ट 2 के एक पीस को बनाने में 5 मिनट का समय लेती है और प्रोडक्ट 3 को नहीं बनाती है, मतलब 0।
ये दे रखा है, हर एक का मिनट दे रखे हैं कि एक मशीन प्रोडक्ट 1 में कितना समय लेती है एक पीस बनाने में, 2 में एक पीस बनाने में कितना, और तीसरे में कितना लेती है। साथ ही साथ इस M1 की टोटल कैपेसिटी आपको दे रखी है, एक दिन में केवल 440 मिनट ही चलेगी, उसके बाद ये मशीन काम नहीं करेगी। ऐसे ही M2 470 मिनट चलेगी और M3 430 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। क्लियर? समझ गए आप लोग इस टेबल को पढ़ के? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल समझने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, क्या लिखा है और बस हमें समझना है कि क्या चीज और कैसे लिखी हुई है। ये पूरी टेबल टाइम बेस्ड है, ध्यान से देखिए, ये पूरी टेबल टाइम पर बेस्ड है कि क्या एक एक प्रोडक्ट में कितना टाइम लगता है और टोटल मशीन कितना टाइम मैक्सिमम कैपेसिटी दे सकती है। ठीक ना? अभी प्रॉब्लम और अभी इसमें अभी और है चीजें जो आगे दी हुई हैं, पढ़िए ध्यान से। दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। ये कह रहा है, देखिए साफ साफ लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, हमको डिटरमाइन करना है द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, मतलब एक एक प्रोडक्ट को हम कितना मैन्युफैक्चर करें पर डे, डेली कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को हम यहां पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये हमें पता करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक? साथ ही साथ सेकेंड लाइन में दिया है द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट 1 2 3, मतलब एक एक प्रोडक्ट का एक एक यूनिट, मतलब एक एक पीस में जो हमें प्रॉफिट मिलता है, ये सेलिंग कॉस्ट नहीं है, केवल प्रॉफिट बता रहा है कि एक एक प्रोडक्ट पे कितना उसको प्रॉफिट मिलता है। तो वो रेस्पेक्टिवली ऐसे है, प्रोडक्ट 1 पे 4 रुपए का प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट 2 पे उसे 3 रुपए का प्रॉफिट होता है, और प्रोडक्ट 3 पे उसको केवल 6 रुपए का प्रॉफिट होता है पर पीस, एक एक पीस पे। क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर दिया है, इट इज एज्यूम दैट ऑल द अमाउंट प्रोड्यूस्ड आर कंज्यूम्ड इन द मार्केट। ये माना जाता है, ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ये मान लिया जाता है कि यहाँ क्योंकि एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने माना है कि हमारा जो भी बनेगा वो सब मार्केट में सेल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, सब कंज्यूम हो जाएगा। नाउ आगे क्वेश्चन दिया है कि फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल एलपी मॉडल दैट विल मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट। देखिए साफ इसमें दिया है, आपको ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है जो कि आपको जो डेली प्रॉफिट हो रहा है उसको ये मैक्सिमाइज करे, उसको क्या करे, ये मैक्सिमाइज करे। ठीक है? समझ में आ गया? ऐसी ही प्रॉब्लम सेम टू सेम आपके सामने आएगी और आपको देखो उसे आप हमारा सबसे पहला काम है, सॉल्यूशन मैंने दिया है, फर्स्ट थिंग अबाउट द डिसीजन वेरिएबल्स। आपके डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया कि जो चीज अननोन होती है हम उसी को डिसीजन वेरिएबल बनाते हैं। Yes, sir. देखिए क्या है, Sir, Nice. quantity units of any particular product वो हमारा अननोन होना चाहिए। अननोन। हाँ हाँ, देखिए सीधी सी बात है, वो ये कह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको उसने बता दिया है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट कितने बनाएंगे ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया सेब का, वो भी वही तरीका था कि उसमें एक X1 सेब बनने, तो जितना आपका प्रोडक्शन या जितने प्रोडक्ट आपके बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वही आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। 2 बनेंगे, 10 बनेंगे, 100 बनेंगे, 500 बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने आप बनाते हैं। तो यहां पर देखिए उसने ऊपर भी यही साफ लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। सामने सब कुछ उसी क्वेश्चन में छुपा होगा, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम 7 सेट्स में सॉल्व करते थे, यहां पर भी सब सामने ही से लिखा हुआ है कि हमको ये चीज डिटरमाइन करनी है। तो आपने तुरंत सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल बनाया, सो लिखा, सो लेट अस कंसीडर x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1, x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड x3 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 3। क्योंकि हमको यही तो नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि आपके प्रोडक्ट 1 के x1 पीस बनेंगे, प्रोडक्ट 2 के x2 पीस बनेंगे और प्रोडक्ट 3 के x3 पीस बनेंगे। क्लियर? एनी डाउट? No, sir.
ठीक है। No, sir. and also x1 comma x2 comma x3 is greater than 0, it is known as non negative condition. obviously ये प्रोडक्ट या तो नहीं बनेंगे और या तो बनेंगे, ये कभी निगेटिव हो सकते हैं, क्वांटिटी कभी निगेटिव हो सकती है कि हमारे पास -10 का नहीं -10 सर, है ना। आप समझे मेरी बात की नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या होती है। मतलब ये जो Yes, sir. डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, इनके लिए कभी ये नहीं कहा जाता कि ये, आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास -10 पीस है। कभी बोला है आपने -10 पीस, है ना। नो सर। हाँ, तो वही चीज है। तो वो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल 0 होगा, नहीं बनेगा, हमारा एको पीस नहीं होगा आपके पास तीनों का, और या तो फिर 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज नोन एज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ये भी आपका हो गया, डिसीजन वेरिएबल भी बन गया। अब आपका अब क्या बचा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने आपको ऊपर दिखाया कि मैक्सिमम और मिनिमम z इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 xt। c1 c2 क्या है, कॉस्ट कोफिशिएंट्स है, जिनको की डिसीजन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी उसने दिखाया कि एक एक प्रोडक्ट का पीस आपका प्रोडक्ट 1 का 4 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट देता है, प्रोडक्ट 2 का 3 रुपए से, और प्रोडक्ट 3 का 6 रुपए पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट होता है। तो हमको उसने बोला था अपने क्वेश्चन में कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमने अपने z फंक्शन को आगे क्या लिखा, मैक्स। इसीलिए मैंने z फंक्शन को क्या लिखा, मैक्स। अगर उसने मिनिमम बोला होता तो हम यहाँ मिन लिख देते हैं। अगर उसने बोला है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज, तो मींस मैक्सिमम z इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 एंड 6x3। देखो सीधी सी बात है, एक यूनिट को बनाने में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 4 रुपए। प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनाने में 4 रुपए, तो x1 यूनिट में कितना होगा, तो 4 इंटू x1। ऐसे ही प्रोडक्ट 2 में कितने पीस, x2, और कितने रुपए पर पीस, 3 रुपए, तो 3 इंटू x2 एंड 6 इंटू x3। समझ गए, सिंपल सी मैथमेटिक्स। यस सर। यस सर। समझ गए भाई, आप तो प्रॉफिट यहीं से कमाएंगे ना। तो कैसे कमाएंगे भाई, किसी चीज का प्रॉफिट कॉस्ट कैसे निकलती है, पैसा इंटू क्वांटिटी। एक सेब 10 रुपए का, 100 सेब कितने हुए, मल्टीप्लाई कर लिया क्वांटिटी और कॉस्ट को। यहां पर भी यही सेम हो रहा है, 4 और x1, 4 इज द कॉस्ट एंड x1 इज द क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा वैल्यू कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई सीधे सीधे। और ये जो कॉस्ट है, इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट करने के लिए। क्लियर हुआ। Yes, sir. नाउ देखिए, हमने आपको 3 चीजें बताई थी, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लास्ट कंस्ट्रेंट बची। अभी आपकी कंडीशंस बाकी। अब मेरा तीसरा स्टेप है कंस्ट्रेंट्स तैयार करना। नाउ सी दिस, नाउ फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर ऑन द मशीन कैपेसिटीज एंड कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। अभी हमने आपको पूरी टेबल समझाई ऊपर कि एक एक प्रोडक्ट को बनाने में एक एक मशीन कितना कितना मिनट लेती है एक एक पीस को बनाने में, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि ये मशीन एक दिन में कितना मैक्सिमम वर्क करेगी, वो आपको मिनट में दे रखा है, और पूरी की पूरी टेबल टाइम बेस्ड है। अब हम ये कंस्ट्रेंट भी टाइम बेस्ड बनाएंगे। देखो सीधी सी बात है, उसने ये बोला कि मशीन वन प्रोडक्ट 1 के एक पीस को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है। तो पहली जो इक्वेशन है ये मशीन 1 के लिए, दूसरी इक्वेशन मशीन 2 के लिए, और तीसरी इक्वेशन मशीन 3 के लिए। उसी हिसाब से अगर 2 मिनट का समय ले रही है प्रोडक्ट 1 के एक पीस को बनाने में, तो x1 में कितना लेगी, 2 इंटू x1। सिंपल मैथमेटिक्स। फिर प्रोडक्ट 2 के एक पीस को बनाने में 3 मिनट का समय लेती है, तो x2 पीस बनाने में कितना समय लेगी, 3 इंटू x2। ऐसे ही सेम प्रोडक्ट 3 के एक पीस को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है, तो x3 पीस को बनाने में कितना समय लेगी, 2 इंटू x3। अब सीधी सी बात है, M1 मशीन की टोटल टाइम लिमिट कितनी है एक दिन में, 440 मिनट। तो सीधी सी बात है, ये इक्वेशन यहां पर लेस देन और इक्वल्स टू 440 कहलाएगी। या तो मैक्सिमम ये पूरा टाइम, ये पूरा आपका टाइम, ये इक्वेशन आपकी टाइम इक्वेशन है, क्योंकि अगर आपको x1 x2 और x3 की वैल्यू मिल जाएगी तो मल्टीप्लाई होकर के ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाइम आपका
440 से या तो लेस होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपकी मशीन 2 की निकल आई। आपने देखा था मशीन 2 आपका प्रोडक्ट नंबर 2 का कोई पीस नहीं बना रही थी, तो हमने उसके कोफिशिएंट्स को यहाँ 0 कर दिया। ऐसे ही आपकी मशीन 3 प्रोडक्ट 3 के कोई यूनिट नहीं तैयार कर रही थी, तो उसका भी कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। और अगर और सरल भाषा में समझो तो देखो, ये जो टेबल थी मैंने इसी को लिख दिया है डायरेक्ट। जैसे M1 है तो देखो ये 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 लेस देन और इक्वल टू 440, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उसने पर डे कितने मिनट 440 में मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, तो हमको इसके बराबर या इससे कम समय लेना है। दूसरा देखिए 4x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 लेस देन और इक्वल टू 470। उसके बाद 2x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 लेस देन और इक्वल टू 430। डायरेक्ट टेबल से ही बन गया कंस्टेंट। समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। बहुत इजी है मैथमेटिक्स, केवल आपको समझना है जो आपको दे रखा है उसी को बस दिमाग लगाओ कि क्या चीजें ये दे रखी हैं और कैसे क्या बनेगा। जब आप ये सब कर लें, ये तो आपको करना है कॉपी पे, उसके बाद जब आप इसका आंसर लिखेंगे, सो फाइनली प्रेजेंट द फॉर्मुलेटेड एलपी इन इज एज। आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना अपनी कॉपी पे और ये सब चीजें इस फॉर्मेट में लिखना। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है फॉर्मुलेशन का लुक ए लाइक चेक, आपको ऐसे ही रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है मैक्सिमम z जो आप निकाल चुके हैं 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। फिर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जो आपने बनाई है ये लाइन से लिख देना है यहाँ पे। एंड लास्ट में लिखा जाता है नॉन नेगेटिव कंडीशन x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देना। अगर आपने ऐसा किया और अगर 8 मार्क्स आए तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर? यस सर। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे एक वर्ड, ये आपके देखिए एक वर्ड जैसी प्रॉब्लम थी और उसको आपने कन्वर्ट किया एक लीनियर इक्वेशंस में, जिसके साथ में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया और प्लस उसकी कंस्ट्रेंट्स तैयार की। सब कुछ लीनियर इक्वेशन है, एक भी चीज क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई वैसा नहीं है, सारी की सारी लीनियर इक्वेशन में है। ठीक है, हमको केवल इतना ही करना होता है इस स्टेप में, कोई सॉल्यूशन नहीं देना होता है। सबको आ गया समझ में? यस सर। Yes. यस सर। ओके।